स्वागत है आपका एक बार फिर से मारुत्स मेंटरशिप में। अभी उत्तराखंड पीसीएस का मेंस अभी एग्जाम होने वाला है और उसमें लगभग एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पेपर है वो भाषा का पेपर है। हिंदी का जो पहला पेपर होता है जिसे हम हिंदी का प्रश्न पत्र भी बोलते हैं। और आप जानते हैं कि ये इस एग्जाम का सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है। क्यों? क्योंकि एक तो ये 300 नंबर का पेपर आता है और सभी प्रश्न पत्र 200 नंबर के हैं, ये 300 नंबर का है। दूसरा इसमें यह है कि इसमें आपको इसे पास करना ही करना है, मतलब 35% मिनिमम मार्क्स इसमें लाने ही होते हैं। और वरना हमारी और जो 6 कॉपियां 6 पेपर की वो कॉपी चेक नहीं होती, तो इसलिए जरूरी है कि इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाए जाएं। और तीसरा इंपॉर्टेंस ये है कि ये बहुत स्कोरिंग होता है। क्योंकि इसमें अगर आप अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कर पाए तो इस ये क्या हो जाता है, बहुत स्कोरिंग होता है, इसमें अच्छे नंबर आ सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि मतलब आप देखिए पिछले अगर जो हमारे पीसीएस के नए पैटर्न पे एग्जाम हुए तो काफी बच्चे इस पेपर में पास नहीं हो पाए। इंग्लिश मीडियम से बहुत मतलब ये इसलिए से कंपटीशन बहुत कम हुआ एग्जाम्स में, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इस पेपर को क्लियर नहीं कर पाए। ना सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बल्कि हिंदी मीडियम के भी कुछ बच्चे इस पेपर में रह गए। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पेपर बहुत टफ आता है। ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हमारी इसको अटेम्प्ट करने की जो स्ट्रेटेजी होती है वो कई बार क्या होती है, सही नहीं होती। तो अब इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको हिंदी के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। कि अगर आपको सपोज बहुत कम हिंदी आती है, आपने अच्छे से नहीं पढ़ी है, तो एटलीस्ट इसमें पास तो हो जाए हर कोई। क्योंकि अगर इसमें आप पास नहीं होंगे तो बाकी पेपर्स आपके चेक ही नहीं होने। तो इसलिए सबसे पहले तो जरूरी है कि इसे हम पास करें इस पेपर को। दूसरा, उस स्ट्रेटेजी में मैं ये भी इंक्लूड करूंगा कि कैसे हम इस पेपर में अच्छे मार्क्स लेके आए, क्योंकि ये हमारा मेरिट लिस्ट में हमें ऊपर लाने में बहुत हेल्प करता है पेपर। तो इसलिए इस पेपर में हमें मेरिट लिस्ट में आना है तो इसके अच्छे मार्क्स होने जरूरी हैं। यदि मैं अपना बताऊं तो मैंने 2012 में जब मैंने इसको ऐसे ही अटेम्प्ट किया था जाके तो मेरे 132 मार्क्स आए थे। और 2016 वाले में फिर 198 मार्क्स आ गए। तो ये जो लगभग 66 मार्क्स का जो डिफरेंस आया, इसकी वजह से मेरे रिजल्ट में बहुत फर्क पड़ा। तो इसलिए आइए चलिए देखते हैं कि इस पेपर को एग्जाम में अटेम्प्ट करने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हम इसका अपने टाइम का ऑप्टिमम यूज कर पाए और अधिक से अधिक इस पेपर में हमारे मार्क्स आ जाएं। अभी देखिए मैंने क्या किया है कि वैसे इसका आप सिलेबस आपने देखा होगा, मैंने एक पहले वीडियो भी डाला है इसके सिलेबस के लिए। लेकिन इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए मैंने इसको इन 5 भागों में क्या किया है, डिवाइड किया है। इसमें देखिए पहला है हमारा निबंध का पार्ट है। दूसरा हमारा प्रारूप मानकीकरण राजभाषा पर नियमावली कंप्यूटर, ये देखिए इसमें आगे मैंने मार्क्स लिखे हुए हैं कि ये इतने मार्क्स का है। और उसके बाद ये प्रारूप मानकीकरण राजभाषा पर नियमावली कंप्यूटर, ये मेरी 50 मार्क्स का है। तो हमें क्या करना है एग्जाम में जाके, सबसे पहले इस पोर्शन को अटेम्प्ट करना है क्योंकि ये सबसे ज्यादा नंबर का है। आप इसे 1 घंटे 10 मिनट में इसे आप अटेम्प्ट कर लेंगे, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 2 ऐसे हम इजीली 1 घंटा 10 मिनट में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे ये 4 टॉपिक आते हैं। प्रारूप मतलब जो लेटर्स के प्रारूप हैं वो, फिर हिंदी भाषा का मानकीकरण ये आना ही आना है, राजभाषा पर नियमावली आना ही आना है और कंप्यूटरीकरण भी आना ही है। ये हमारे 50 नंबर का पेपर है। तो दो हमारे मिला के 180 मार्क्स के हैं। और देखिए अगर आप इसे ढंग से करेंगे तो 10-10 मिनट में ये पूरा हो जाएगा, वो भी मैं आपको ज्यादा समय बता रहा हूँ। तो 1 घंटा 10 मिनट में आपने ये किया और नेक्स्ट 40 मिनट्स में आपने ये किया, तो 1 घंटा 50 मिनट में आपके क्या हो गए, 180 मार्क्स कवर हो गए। अब उसके बाद देखिए मुहावरे भी क्या होते हैं, बहुत आसान आते हैं। मतलब क्योंकि अगर किसी ने बहुत अच्छे से नहीं भी पढ़ी है हिंदी तो भी कुछ कुछ मुहावरे तो लिख ही लेगा। तो आप उसके बाद जो आपका 10 मिनट है उसे इसे कंप्लीट कर लीजिए। 10 मिनट में मुहावरे और लोकोक्ति हमने किया, तो हमारा 190 मार्क्स का जो पेपर है वो 2 घंटे में हो गया। अब उसके बाद ये दो नीचे का जो पोर्शन अब आ रहा है, ये थोड़ा क्या है, लेंदी पोर्शन है। लेकिन इसमें भी फिर देखिए रूपांतरण है, भावार्थ है, संक्षेपण, मतलब संक्षेप जो है, ये मतलब ट्रांसलेशन, ये भावार्थ का संक्षेप वाला, ये 45 मार्क्स आता है। और इसको भी फिर आप क्या कर सकते हैं, इसका कवर कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो अगले 20 मिनट्स में आप इस 45 मार्क्स को कवर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट 20 मिनट्स में हमने रूपांतरण, भावार्थ और संक्षेपण संक्षेपण कर लिया 45 मार्क्स का। और अब हमारे पास जो 35 मिनट बचे हैं उसमें हमने सामान्य हिंदी का जो 65% का लास्ट का पोर्शन है इसे कवर करना है। तो अगर आप ये देखें तो मैंने आपको जो बताया, ये वाला पोर्शन आपका लगभग 1 आवर 10 मिनट में कवर हो जाना चाहिए। ये वाला जो पोर्शन है ये नेक्स्ट 40 मिनट्स में कवर हो जाना चाहिए। ये वाला पोर्शन फिर नेक्स्ट 10 मिनट में कवर हो जाना चाहिए। ये वाला पोर्शन लगभग 15 to 20 मिनट्स में फिर कवर हो जाना चाहिए। और ये वाले इस वाले पोर्शन के लिए फिर हमारे पास कितना समय बच गया, अराउंड 40 to 45 मिनट्स बच गए। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर पाएंगे, पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और अगर वैसे क्या होगा, अगर आप नॉर्मली पेपर को स्टार्ट से शुरू करेंगे तो शुरू में आपका ये वाला पोर्शन आएगा। ये बहुत केवल 65 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत ज्यादा है इसमें। और अगर आप इसे अटेम्प्ट करने के चक्कर में शुरू में पड़ गए तो आप मान के चलिए आप 1 से सवा घंटा अपना बर्बाद इसमें लगा देंगे। बर्बाद तो मैं नहीं कहूंगा, लगा देंगे।
तो आपका ऊपर टाइम मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इनमें क्या है, ये छोटे छोटे जो हमारे टॉपिक्स हैं प्रारूप और मानकीकरण वाले, इनमें आप कम समय में, अभी देखिए ना ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसका, और इसको आप अगर कितने मिनट में कर सकते हैं, केवल 10 मिनट में आप इसे कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको हमें अपने जो टाइम का उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। और मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, अगर यहाँ आप थोड़ा और कम समय में कर सकें, जैसे वैसे 1 घंटा 10 मिनट ऑप्टिमम टाइम है, 1 घंटे में भी इसे कर सके तो आपके लिए यहाँ टाइम बच जाएगा। लेकिन यहाँ से ज्यादा फोकस ऊपर करने की आवश्यकता है। तो अब चलिए हम क्या करते हैं कि मैं अपनी उत्तराखंड पीसीएस मेंस की कॉपी लूंगा और उससे मैं इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश करूंगा कि कैसे इस पेपर को हमें अटेम्प्ट करना है। तो ये देखिए, ये है हमारा 2016 का एसए का हिंदी लैंग्वेज का पेपर या भाषा का पेपर, जो कि मैंने क्या किया, आरटीआई से निकलवाया था इसको। तो अब इसको देखिए, हम आके देखते हैं इसमें हमने क्या क्या है। देखिए, पहला मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमें निबंध वाला पोर्शन अटेम्प्ट करना है। ये 55 मार्क्स का हमारे पास एक ऐसे आता है जो कि उत्तराखंड बेस्ड ऐसे होता है। तो इसमें आया था फोक कल्चर और उत्तराखंड की लोक संस्कृति, देवभूमि उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य, उत्तराखंड की कथा साहित्य, उत्तराखंड में महिलाओं की सामाजिक स्थिति। ये क्या थे हमारे टॉपिक्स थे। तो इसमें से मैंने जो सेकंड टॉपिक है, नेचुरल ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड, नेचुरल ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड, इसको मैंने क्या किया था, कवर किया था। तो आइए अब देखिए, इसको हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। अब इसको कैसे कवर करेंगे, जैसे मैंने आपको एक बार निबंध लेखन का एक अलग से वीडियो मैंने बनाया है, आपने देखा होगा। सबसे पहले हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो मैंने क्या किया, देखिए, केवल क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत कम है, आप शब्द सीमा अगर इसकी आप देखें तो केवल 500 शब्द। एक तरीके का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ये कोई वैसा टॉपिक नहीं है, लॉन्ग आंसर आपको लिखना है इसमें बस। तो 500 वर्ड्स इसकी वो है, हमारी नेचुरल लिमिट है। तो मैंने क्या किया, ये इतना सा मैंने क्या कर दिया, इसका इंट्रोडक्शन लिख दिया, छोटा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, जिसमें क्या है, उत्तराखंड द हिल स्टेट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑन दिस अर्थ, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड देवभूमि, अबोर्ड ऑफ गॉड, एज ए इवन गॉड्स मेड द ब्यूटीफुल प्लेस देयर होम। बस मतलब आपको एग्जामिनर को सिर्फ ये समझाना है कि हाँ मैं टॉपिक को समझ गया हूँ। तो उन्होंने नेचुरल ब्यूटी ऑफ देवभूमि उत्तराखंड, तो देवभूमि आ गया इसमें और नेचुरल ब्यूटी, दोनों चीज आ गया। ध्यान देने वाली बात है, उसने केवल नेचुरल ब्यूटी के बारे में एग्जाम में पूछा है, तो हम नेचुरल ब्यूटी पे ही जाएंगे। तो अब देखिए इसमें हमारे क्या क्या हमारे टॉपिक्स हैं। सबसे पहले क्या, लैंड फॉर्म्स ऑफ उत्तराखंड, यहाँ की जो लैंड फॉर्म्स हैं, जिसमें क्या है, माउंटेन रेंजेस हैं, और ये सारी की सारी माउंटेन रेंजेस हैं, पीक्स हैं, उसके बारे में मैंने लिखा। फिर पूरा देखो ये क्या है, पूरा माउंटेन, उसका इसमें ग्लेशियर्स के बारे में आ गया कि जो माउंटेन रेंजेस हैं उसमें क्या है, ग्लेशियर्स हैं। और इसके बाद क्या है, इसमें आइस कैप्ड माउंट पीक्स हैं। इसके बाद देखिए ग्लेशियर्स एंड पीक के बाद अलग हमारा क्या आ गया, लार्ज एंड स्मॉल रिवर्स। मतलब नेचुरल चीजों में क्या क्या आ सकता है, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, फॉरेस्ट है, यही सब चीज तो नेचर की चीजें होती है नेचुरल। तो उसी को हमें इसमें डाल देना है। तो लार्ज एंड स्मॉल रिवर्स ओरिजिनेट हियर, तो जितनी भी यहाँ की रिवर्स हैं सबके नाम लिख दिए, गंगा हो गया, काली, पिंडर, रामगंगा, यमुना, कोसी, सरयू। तो जितनी भी इसमें रिवर है उसके बारे में डाल दिया। उसके बाद देखिए हम इसमें नेक्स्ट क्या डाल सकते हैं, वाटरफॉल्स के बारे में डाल सकते हैं, यहाँ पे जितने वाटरफॉल्स हैं क्योंकि वो भी ब्यूटी को बढ़ाते हैं। उसके बाद देखिए ट्रीज एंड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बारे में डाल दिया। अब यहाँ पे देखिए मैंने फैक्ट डाला कि 70%, लेकिन मैंने अच्छा हुआ कि अराउंड लिख दिया। ये उस वक्त कितना था, 66% था। तो ये फैक्ट मैंने गलत डाल दिया था एग्जाम में, तो एग्जामिनर ने देखिए उसे क्या कर दिया, राउंड कर दिया। तो उससे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो कभी भी अगर कोई फैक्ट डालें आप, तो उसे सही डालें, उसे गलत फैक्ट ना डालें। तो ये देखिए, इससे एक थोड़ा सा नेगेटिव फर्क जरूर पड़ता है आपके एग्जाम में। तो ये क्या देखिए, ये फिर हमने फॉरेस्ट के बारे में डाल दिया। तो कौन कौन से यहाँ फॉरेस्ट हैं, सब ट्रॉपिकल से लेके डेसिडियस, कॉनिफेरस और अल्पाइन फॉरेस्ट, सारे फॉरेस्ट के बारे में डाल दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे फ्लावर्स जो है उत्तराखंड में, उसके बारे में डाला। तो इसमें कौन कौन से यहाँ पे फ्लावर्स हैं, बुरांस है। उसके बाद ये फग्गू के बारे में डाल दिया अलग अलग। उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर्स, जो सबसे क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हमने डाला। बहुत ब्यूटीफुल वैली है वैली ऑफ फ्लावर्स। उसके बाद देखिए वाइल्ड लाइफ के बारे में डाला हमने, यहाँ पे कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ यहाँ पर हमारे पास, कस्तूरी मृग और ये सब चीजें हमने डाल दी। उसके बाद हमने डाला, इसके कारण हमारे क्या देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, सब ये क्या नेचर के ही पार्ट है, तो इसलिए हमने इसको नेचुरल ब्यूटी में डाला। उसके बाद इसका हमारे यहाँ तक हमने डाला कि क्या क्या यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है। अब इसका क्या क्या इससे हमें फायदा होता है, इसका क्या इम्पैक्ट है, तो मैंने क्या क्या डाल दिया इसमें देखो। ये मोस्ट विजिटेड प्लेस है किसका, हाइकर्स, ट्रैकर्स, रिलीजियस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म। तो क्योंकि नेचर की वजह से उत्तराखंड का टूरिज्म है, इसलिए मैंने इसे टूरिज्म के बारे में डाल दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने लेक्स के बारे में डाला, उत्तराखंड में जो जो लेक्स हैं उसके बारे में डाल दिया। उसके बाद अलग अलग टाइप की हमारी मराइन लाइफ जो है,
मरीन लाइफ है जिसमें रेप्टाइल्स और ये सब एम्फीबियंस इन सब के बारे में डाल दिया। अब देखिए ये तो हमारा हो गया, लेकिन यहाँ इसके बाद मैंने क्या किया, कुछ हमारे क्या है चैलेंजेस जो है वो डाल दिए लास्ट में। क्या है देखिए, अनमाइंडफुल एंड अनसाइंटिफिक टूरिज्म है, कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो नेचुरल ब्यूटी को क्या कर रही है, हार्म कर रही है। और उसके बाद इसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे डिजास्टर्स आ रहे हैं। और 2013 का क्लाउड बस्ट के बारे में डाल दिया, और हमें क्या करना चाहिए, और हमने 10 इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू ये हो। अब आप इसमें देखो क्या है कि 55 मार्क्स का ऐसे था, इसमें इन्होंने 42 मार्क्स दिए। तो मतलब रीजनेबली ठीक मार्क्स हैं 42 मार्क्स, क्योंकि जो उसकी डिमांड थी ऐसे की, बेसिकली ऐसे है नहीं, एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। तो इसके जो क्वेश्चन की जो डिमांड थी उसे मीट किया, फुलफिल किया, इसलिए इसमें उन्होंने क्या कर दिए, 42 मार्क्स दिए। अब देखिए हम दूसरा ऐसे देखते हैं। तो उत्तराखंड बेस्ड ऐसे, आपको मैं बताऊं, नॉलेज बेस्ड ऐसे होता है। आपको उत्तराखंड की जितनी ज्यादा नॉलेज होगी उतना अच्छा आप इस ऐसे लिख पाएंगे, चाहे कोई सा भी टॉपिक आ जाए। ये एक नॉलेज बेस्ड ऐसे है। अब देखिए हम दूसरा जनरल वाले ऐसे में आते हैं। ये हमारा 75 मार्क्स का ऐसे है और 700 वर्ड्स है। ये थोड़ा बहुत ऐसे टाइप होता है जिसे हम ऐसे कह सकते हैं। तो इसमें अलग अलग टॉपिक्स आते हैं, आपने 2016 के देखे होंगे। मैंने जो इसमें टॉपिक लिया था वो लिया था रोल ऑफ इंडिया इन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार के संरक्षण में भारत की भूमिका। तो अब इसमें देखिए क्या है कि भारत की भूमिका, ये नहीं कह रहा है कि प्रेजेंट डे में हम क्या कर रहे हैं। तो हमें इसमें अपनी पूरी भूमिका को एनालाइज करना है, चाहे हिस्टोरिकल रही हो चाहे आज की डेट में रही हो। तो इसमें मैंने इसको क्या किया, देखिए इसे इंट्रोडक्शन जो मैंने इसमें लिखा है, इसमें ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन से इसे लिंक किया और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो ये हमारा पास्ट हो गया, ये हमारा प्रेजेंट हो गया। तो पास्ट और प्रेजेंट में मिला के, जैसे पास्ट में हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते थे और प्रेजेंट में हम मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करते हैं। तो इस तरीके से भारत का रोल मैंने एग्जामिनर को ये बताने की कोशिश करी है कि मैं इसको इस तरीके से लेना चाह रहा हूँ कि हिस्टोरिकल और प्रेजेंट, मतलब पहले से लेके आज तक किस किस तरीके से हमने इसको ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया है। तो देखिए हम यहाँ से हमने शुरू किया, पहले हमने हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में आए, हिस्टोरिकल किया, इतनी सारी कम्युनिटीज यहाँ पर आई और सबको हमने क्या किया, अपने अंदर एसिमिलेट किया। तो इसमें हमने एंशियंट टाइम्स की बात कर दी, फिर मिडाइवल पीरियड की बात कर दी कि उस वक्त कैसे हमने ह्यूमन राइट्स को वो क्या, देखिए मैंने सुलह, इक्वल और ये सब, दीन इलाही, सब चीजें मेंशन कर दी। फिर मॉडर्न टाइम्स में जो हमारा नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें हमने कैसे किया, जो उसमें कैसे ह्यूमन राइट्स बेस्ड था। उसके बाद हमारी जो सिविलाइजेशनल वैल्यूज हैं वो कैसे ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करती हैं। फिर उसके बाद हिस्टोरिकल का पार्ट हो गया। अब देखिए ह्यूमन राइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपका लीगल सिस्टम। तो फिर हम इसमें कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम आ गए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कि हम किसमें आगे, पहले हमने फंडामेंटल राइट्स को लिया, उसके बाद डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को ले लिया। उसके बाद वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज, वुमेन, जो डाउन टोडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके लिए क्या होता है। तो ये हमारे हमने 3 पैराग्राफ में छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूशन को मेंशन कर दिया। अब देखिए हम अपने लीगल सिस्टम पे आ गए, जिसमें हमने हिंदू कोड बिल की बात करी, वुमेन की बात करी, सिविल राइट्स एक्ट की बात करी। तो ये हमारा एक लीगल फ्रेमवर्क है जो क्या करता है, ह्यूमन राइट्स को इंडिया में प्रमोट करता है। उसके बाद हमने इंस्टीट्यूशनल सेटअप की बात करी, हमने अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी थी, लीगल उसकी बात करी थी। इंस्टीट्यूशनल सेटअप क्या क्या है देखिए, जैसे हमारे यहाँ एनएचआरसी है, ह्यूमन राइट, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, फिर नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल उसका विमेन के है, माइनॉरिटीज का कमीशन है, ये सब हमने इसमें डाल दिया। उसके बाद देखिए हमने क्या किया, एक हमारी मैंने पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारी क्या हिस्ट्री रही ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन की, वो डाल दी। उसके बाद मैंने अब एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव, मतलब क्योंकि हमें ग्लोबल वर्ड में लिख रहे हैं तो हमारे पास ग्लोबल वर्ड है, तो हमने ग्लोबल पर्सपेक्टिव में ह्यूमन राइट्स के लिए हमने क्या किया किया। तो उसमें देखिए क्या है, यूएन चार्टर की हमने बात करी क्योंकि वो क्या करता है, लिबरल वैल्यूज को। फिर उसके बाद यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स की बात करी जो 1948 में साइन करी गई थी। उसके बाद देखिए अलग अलग हमारे जो इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स हैं ह्यूमन राइट्स में, जैसे इंटरनेशनल कोवेनेंट्स ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात करी, सोशल एंड कल्चरल इकोनॉमिक राइट्स की बात करी। तो इसके बाद और इसके बाद बीजिंग डिक्लेरेशन हो गया, तेहरान डिक्लेरेशन हो गया। उसके बाद डिसेबल्ड पर्सन के लिए जो कन्वेंशन है, तो हमने इन सब में क्या किया, सिग्नेटरी बने। तो ये हमने, तो इस वजह से हमने क्या किया, इसको पूरा पूरा किया। अच्छा उसके बाद देखिए हमने वर्ल्ड में जहां जहां लोग प्रोसिक्यूट हुए उनको हमने अपना स्पेस दिया। तो मैंने वो देखा कि जो तिब्बत और बांग्लादेश और ईरान की जो कम्युनिटी, जो भी जिनका ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा था और जो इंडिया में आए, तो हमने उनको हमेशा क्या दिया, यहाँ पे स्पेस दिया, यहाँ पे रहने की जगह दी। फिर हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरीके से, जैसे पंचशील है कि ये किस तरीके से वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करती है, हमने ये डाला।
उसके बाद ये डालेंगे कंटेम्प्रेरी कंटेक्स्ट में, अभी ये प्रेजेंट उसमें हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं। तो मैंने देखिए करंट अफेयर्स डाल दिया, म्यान उस वक्त रोहिंग्या का इशू चल रहा था, श्रीलंका में तमिल का, इराक में येजिदीज का इशू चल रहा था। तो ये करंट अफेयर्स का भी टॉपिक डाल देंगे, किस तरीके से हमने करंट में भी हम ह्यूमन राइट्स को प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए हमने अपनी जो पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, वो किस तरीके से प्रमोट करते हैं ह्यूमन राइट्स को, जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, हेल्थ की बात है, एजुकेशन की बात है, क्योंकि ये सब क्या है, ह्यूमन राइट्स की वो हैं, पिलर्स हैं। तो इसमें देखिए हमने उज्ज्वला योजना, उजाला, उसके बाद फूड ग्रेन, जो हमारी फूड सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं, वो सब चीजें इसमें डाली। इसके बाद आप देखिए, तो ये हमारा पूरा हो गया। अब हमने एक मैंने समअप किया इसको 10, यहाँ से मैंने दिखा दिया कि मैं कंक्लूजन लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 10 हम हिस्टोरिकल टाइम से क्या कर रहे हैं, और हिस्टोरिकल टाइम से और अपनी मॉडर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज में भी हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन अब उसके बाद हमें और क्या क्या करना है, अब हमें और जरूरत क्या क्या करने की। देखिए इकोनॉमिक राइट्स अभी भी हमारे सिटीजन्स को पूरे नहीं मिले हैं, तो इसमें कि हमें इनको भी क्या कराना है, प्रोवाइड कराना है। इसके अलावा हमारे पास एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, रिलीजियस वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस, उसके बाद हमारी पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये क्या करते हैं, हमें ह्यूमन राइट्स को लोगों के ह्यूमन राइट्स प्रमोट करने में चैलेंजेस हैं, जिन्हें हमें क्या करना है, ठीक करना है। लेकिन क्योंकि आपका जो एंड होगा हमेशा किसमें होगा, पॉजिटिव नोट में होगा, तो इसलिए देयर इज नो डाउट विद कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडिंग प्रिंसिपल, सिविलाइज्ड वैल्यूज, किस तरीके से हम पॉजिटिवली ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करते हैं। तो देखिए इसमें मुझे केवल 51 मार्क्स मिले आउट ऑफ 75। मुझे लगता है कि इसमें कुछ और अच्छे मार्क्स मिल सकते थे अगर थोड़ा सा और कंक्लूजन को अच्छा लिखा होता। तो आपको क्या करना है कि इस कंक्लूजन वाले पार्ट को, जो मैंने केवल लास्ट के केवल लगभग इतने पेज में लिखा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट किया है, इसको आपको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। एटलीस्ट एक पेज आपका कंक्लूजन का क्या हो, पूरा हो। तो ये हमारा क्या है, दूसरा एसे था, जो कि ह्यूमन राइट्स पे बेस्ड था। तो देखिए 130 मार्क्स का हमारा क्या होता है, एसे का पेपर होता है। तो इसमें दोनों पेपरों में मिला के मुझे कितने नंबर मिले, लगभग 93 मार्क्स मिले। तो 93 मार्क्स आउट ऑफ 130। तो इसको आप और अच्छा कर सकते हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो इसे 100 तक ले जाया जा सकता है, लेकिन फिर भी 93 मार्क्स क्या है, रीजनेबल है, तो इसको आप आगे कर सकते हैं। तो ये हमारा 1 घंटे में हमने क्या कर लिया, इसको आपका अटेम्प्ट कर लिया, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 10 मिनट लगेगा। एक चीज मैं आपको अब इसमें बताना चाह रहा हूँ, लास्ट में आप देखिए यहाँ एक रफ पेपर मिलेगा आपको ये। तो आप क्या करेंगे ना, इस जो रफ कार्य है इसमें आप ऐसे की थोड़ा सा प्लानिंग कर लें, एटलीस्ट जो सेकंड वाला ऐसे है ना, उसकी आप जरूर प्लानिंग करके उसको लिखें। तो मैंने क्या किया, इसमें 5 या 5-7 मिनट लगाए शुरू में कि इसको एक प्लानिंग करी इसमें, कि मैं इसमें क्या क्या कंटेक्स्ट डालूंगा। मैंने हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट डालूंगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, गवर्नेंस, पॉलिटिक्स, जितने आइडिया आ रहे हैं उसको आप इसे थ्रो कर दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, ताकि आपको अपना ऐसे, फिर एक्सटर्नल डालेंगे, फिर पॉलिसीज डालेंगे। तो ये मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं इन इन चीजों को डालूंगा, तो इसलिए उज्ज्वला योजना ये सब डालेंगे। देखिए इसमें मैंने यहाँ लिखा है यूके का कंटेक्स्ट डालूंगा कि उत्तराखंड में किस तरीके से ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करते हैं। वो मैंने ऐसे में नहीं लिखा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम हो गया था। अगर आपके पास हो तो जरूर उत्तराखंड का भी कंटेक्स्ट इस जनरल ऐसे में डाल दीजिएगा। हालांकि सिलेबस जिस तरीके से वो एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन आप डालेंगे तो इससे अच्छा रहेगा। ये हमारा हो गया ऐसे। अब चलिए हम चलते हैं इससे पहले वाले और क्वेश्चंस में कि हम इनको कैसे करेंगे। इसके बाद हम अपना सेकंड जो पार्ट करेंगे वो मानकीकरण हो गया हमारा, जो प्रारूप है पेपर लेटर फॉर्मेट और उन सब कंप्यूटरीकरण, इस पे जाएंगे। तो अभी देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन था ये वाला, फिर मैंने सीधे क्वेश्चन उठाया, हिंदी भाषा का कंप्यूटरीकरण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो अब देखिए हिंदी भाषा 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो हमें इसमें ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट देने हैं। इसको जनरल क्वेश्चन है हिंदी भाषा का कंप्यूटरीकरण। तो इसका अगर आप टॉपिक को पढ़ना चाहें तो मैंने एक पहले से वीडियो अपलोड कर रखा है हिंदी भाषा का कंप्यूटरीकरण वाला। तो इसमें हमें अपने जनरल अपने ओपिनियन हमें डालना है कि ये हमारा क्या है, देखिए क्योंकि इसमें क्या लिखा है, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो इसे आप ऐसे की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो हिंदी वाला पेपर है वो ज्यादातर ऐसे फॉर्म में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें मैंने जो जो कंप्यूटरीकरण में वो डाल दिया कि कंप्यूटर आज सूचना प्रौद्योगिकी की रीड है, और इसलिए हमें हिंदी में भी कंप्यूटर, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसा क्यों करना है, हमें हिंदी भाषा कंप्यूटर क्यों करना पड़ा, ये हो जाता है। तो इस दृश्य में आवश्यक हो जाता है कि हिंदी भाषा भी इससे अछूती ना रहे, और इसलिए हमें कंप्यूटरीकरण करना है। सौभाग्यवश कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं इस पे काम कर रही हैं, तो मैंने उनकी संस्थाओं के नाम लिख दिए यहाँ पर। उसके बाद देखिए डॉट भारत नेट की बात करिए कि क्या है वो, उसने क्या करा है। उसके बाद हिंदी भाषा के फॉन्ट को डेवलप करने की बात करी है। फिर अंग्रेजी भाषा के समकक्ष हिंदी भाषा को विकसित हो चुका है आज की डेट में। फिर सूचना प्रौद्योगिकी आईटी में कैसे हमने और कंप्यूटर में हिंदी को किया। फिर एनआईसी, स्वान, निजी संस्थाएं, टीसीएस, इन सब के बारे में लिख दिया।
तो क्योंकि ओपन एंडेड क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज्यादा हमें पास कुछ करने के लिए कुछ था नहीं, तो हमने इसे क्या कर दिया, ओपन एंडेड ही इसका आंसर लिखा। हो सकता है कि इस बार एग्जाम में बहुत ही स्पेसिफिक कोई चीज पूछ सकता है इसमें, तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें भी इसमें मिल जाएंगी। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि ये हमारा प्रारूप वाला जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो 20 नंबर का क्वेश्चन है। अधिसूचना किसे कहते हैं, अधिसूचना का एक प्रारूप बनाएं और जिसमें अवकाश के बाद किसी अधिकारी का पदभार ग्रहण करने का उल्लेख हो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे अधिसूचना क्या होती है हमने ये लिख दिया, उसकी कैसी भाषा होनी चाहिए वो लिख दिया। फिर हमने देखिए दूसरे पेज में अधिसूचना का प्रारूप बना दिया, अधिसूचना का प्रारूप, तो ये हमारा देखिए इसमें प्रकाशन के लिए है, ये पूरा डाल दिया, ये क्या सिर्फ प्रारूप है। और उसके बाद उन्होंने हमसे ये कहा था कि आपको क्या करना है, किसी एक जो हमारे छुट्टी से वापस आए हैं उनकी अधिसूचना लिख के दिखानी है, तो हमने जो है अधिसूचना लिख के उनको दिखा दी। ये है अधिसूचना भारत सरकार के कार्य प्रणाली व पदभार संबंधी नियम, ये आपने यहाँ पे क्या नियम और उसको मेंशन किया कि प्रसिद्ध सचिव डायरेक्टर ये अनुरूप बनी रहेंगी, भारत के राज्य पत्र में प्रकाशन हेतु लास्ट में लिख दिया भवदी और प्रस्थानांकन संख्या, ये आपने लिख दिया। तो ये हमारा देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन था और इतने से में 15 नंबर मिल गए। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, इस क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को आप पहले अटेम्प्ट कर लीजिएगा। कितने मिनट में लिखा होगा मैंने, लगभग ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में। तो 10 मिनट में आपको 15 नंबर का पेपर, 20 में से 15 नंबर मिल गए। थोड़ा और अच्छा लिखेंगे तो और अच्छे मार्क्स भी इसमें मिल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, ये गद्यांश वाला, इसको हम बाद में अटेम्प्ट करेंगे, इसको हम अभी अटेम्प्ट नहीं करेंगे, इसको हम बाद में अटेम्प्ट करेंगे। ये पूरा जो पेपर है, ये टॉपिक है, इसे बाद में करेंगे। ये हमारे मुहावरे हैं, इन्हें भी बाद में करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे देखिए हिंदी भाषा का मानकीकरण वाले टॉपिक पे। ये भी कितने नंबर का है, 10 नंबर का है, तो इसको भी हम अधिक से अधिक 10 मिनट देंगे और सिर्फ 5-7 मिनट में अटेम्प्ट हो जाता है। मैं आपको फिर भी 10 मिनट दे रहा हूँ। तो कह रहा है हिंदी के स्वरों के उच्चारण और लेखन संबंधी मानकीकरण पर प्रकाश डालिए। तो इसमें मैंने लिख दिया, इसने पूछा कि मानकीकरण पर प्रकाश डालिए, तो इसको मैंने क्यों मानकीकरण इंपॉर्टेंट है, मानकीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया पूरे इस टॉपिक में कि किसने किया, क्यों किया, इस तरीके से हमने डाला। जैसे देखिए हिंदी भाषा, आप ये अवेलेबल है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, परंतु देवनागरी लिपि के लिए कई भी स्वरों के कई रूप प्रचलित थे, अतः नितांत आवश्यक हो गया था कि इसका हम क्या करें, मानकीकरण करें। और किसने किया मानकीकरण, ये मैंने डाल दिया। उसके बाद सीधे देखिए हम, इसने दो चीजों का हमसे पूछा है, किस किस चीज का, उच्चारण और लेखन, इन दो चीजों का पूछा है। तो ये हमने क्या किया, टेबुलर फॉर्म में इसको दिखा दिया कि स्वरों, तो कैसे, ये हमारे अलग अलग स्वर थे, इनके प्रचलित रूप थे, औ के दो रूप थे, तो हमने मानक ये बना दिया और ये ह्रस्व स्वर हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, देखिए ये हमारा मानक है, ये उच्चारण है, तो ये तो हमारा लेखने का और ये उच्चारण का। ऐसे ही आ के दो प्रचलित रूप से, ये मानक कर दिया, ये दीर्घ कर दिया। ऐसे ही ई के दो प्रचलित रूप से, तो ये कर दिया। ऐसे ही बड़ी ई के भी दो प्रचलित रूप थे, छोटा ऊ के, बड़े ऊ के, जो प्रचलित रूप अलग अलग चल रहे थे, इनके मानक रूप में ऐसा करके, और यहाँ पर हमने उच्चारण की भी बात कर दी। तो इसको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप टेबुलर फॉर्म में लिख के वहां पे दिखा सकते हैं। तो देखिए 10 नंबर के क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कितने नंबर दिए, 9 नंबर दिए हैं। तो ये हमें क्या करना है, क्वेश्चन की ना डिमांड को फुलफिल करना है किसी तरीके से। तो ये हमारा देखिए तीसरा जो 10 नंबर का क्वेश्चन था वो हो गया। उसके बाद हमारा इसमें जो टॉपिक बचता है वो क्या बचता है, हिंदी भाषा का जो वो है, क्या कहते हैं, राजभाषा पढ़ने मौल्य वाला टॉपिक था, वो था। ये भी कितने नंबर का था, 10 नंबर का था। इन्होंने पूछा है कि भारत के संविधान में 1955 से 1967 तक हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए कौन से उपाय किए गए। तो ये मैंने इसमें सारे क्या किए, 1955 से 1900 इसके बीच में जो उपाय थे वो इसमें लिख दिए, बहुत छोटे में लिखे। देखिए 10 नंबर में से कितने नंबर मिले, 7 नंबर एग्जामिनर ने इसमें दे दिए। कितना सा लिखा है, देखिए एक पेज कितना मुश्किल से 7 से 8 मिनट लगेंगे इसे लिखने में, लेकिन एग्जामिनर ने 10 में से कितने नंबर, 7 नंबर इसमें मिल गए। तो कहने का मतलब है कि मेरी स्ट्रेटेजी थी कि मैं इसे ऐसे करूंगा। तो अब देखिए कितना हो गया, लगभग पौने 2 घंटे में मैंने इतने नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। अब मेरे पास 10 मिनट जो बचे हैं ना, उसमें मैं जल्दी से क्या करूंगा, मुहावरे और लोकोक्तियां अटेम्प्ट कर लूंगा। तो ये है हमारे 10 नंबर के मुहावरे हैं। 5 मुहावरे आते हैं, हर मुहावरा 2-2 नंबर का होता है। तो ये मैंने क्या किया, इसको अटेम्प्ट किया। अब इसमें देखिए आप 10 में से कितने नंबर मिल गए, 8 नंबर मिल गए। सारे के सारे अटेम्प्ट किए, मुझे आते भी नहीं थे ये, मतलब जैसे क्या, हर्रे लगे ना फिटकरी रंग चोखा ही चोखा, मतलब मुझे आता ही नहीं था क्या है करके, फिर भी वैसे पीछे हम लिखने लगे। जस दूल्हा तस बराती से मैंने स्टार्ट किया, देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो मेरे को इसमें एक आता ही नहीं था,
तो भी हमने इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस पेपर को अटेम्प्ट करके ये हमारा मुहावरे अटेम्प्ट हो गए। अब हम जाएंगे किस पे, भावार्थ वाला जो पोर्शन है और जो संक्षेपण वाला पोर्शन है। तो ये हमारा देखिए आता है, ये हमारा एक, उन्होंने हमें क्या दिया, अनसीन पैसेज दिया, और इसको उन्होंने बोला कि आप शीर्षक लिखना है, संक्षेपण करना है और रेखांकित अंक की व्याख्या करनी है। तो कितने कितने नंबर का है देखिए, 5 5 5, मतलब केवल शीर्षक ही 5 नंबर का है। तो मुझे जल्दीबाजी में जो समझ में आया, देखिए शीर्षक क्या होता है, इसका पूरा आपका एक ऐसा शीर्षक होना चाहिए जो इस पूरे को कवर करता हो। तो मुझे इस पैसेज, इस अनसीन जो कॉम्प्रिहेंशन था, जो पैसेज था, उसे देख के लगा कि ये इसका सही शीर्षक होगा, तो मैंने लिखा। तो 5 में से उन्होंने 3 नंबर दिए इसमें। इसमें और अच्छे नंबर आ सकते हैं, 4 नंबर भी आ सकते हैं, 5 में से 5 नंबर भी आ सकते हैं, लेकिन आपका कुछ भी हो सकता है, जो आपको अंडरस्टैंडिंग हो, जो आपको समझ में आए इसे पढ़ के, वो आप इसे डालेंगे। तो इन्होंने मैं इस 10 में से 5 में से 3 नंबर दिए। दूसरा संक्षेपण। संक्षेपण बेसिकली क्या होता है कि उसी को हमें 1/3 में लिखना होता है। तो सपोज इसमें 1 2 3 4 5 6 लाइनें हैं और टोटल वर्ड्स अगर आप माने तो लगभग 60 या 70 वर्ड्स का ये होगा। तो इसको 1/3 करेंगे तो 20 से 25 शब्दों में हमारा इसका संक्षेपण हो जाना चाहिए। तो ये मैंने क्या कोशिश करी कि इसी को 20 से 25 शब्दों में इसको संक्षेप में लिखा। दूसरा, कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए, तो इसमें से भी इन्होंने क्या किया, 5 में से 3 नंबर दिए। ये हमने किया। इसके बाद देखिए, और लास्ट में इन्होंने पूछा है कि रेखांकित अंक की व्याख्या कीजिए। अब व्याख्या क्या होता है, संक्षेपण का उल्टा होता है। जो दिया होता है उसका 3 गुना लगभग लिखना होता है। जितना उसने दिया होता है उसका 3 टाइम्स आपको उसके व्याख्या करनी होगी, डिटेल में उसके बारे में लिखा होगा, लिखना होगा। तो ये हमने क्या किया देखिए, फिर इसकी तीसरे इसमें हमने व्याख्या करी कि इसका क्या आशय है, कैसे है करके। तो इसमें भी देखिए इन्होंने क्या किया, डिटेल में पूरा लिखा। तो इसके भी हमें कितने मार्क्स मिले, 3 नंबर। तो पूरे हमारा जो 15 नंबर का क्वेश्चन था उसमें 9 नंबर मिले। ठीक है, अच्छा, ये रीजनेबली ठीक मार्क्स हैं, और अच्छे हो सकते थे लेकिन ये भी ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा हमारा और आता है ये किस चीज का होता है, इसमें भी शीर्षक, भावार्थ और रेखांकित अंशों की व्याख्या, बिल्कुल सेम चीज है ये भी। तो उसको भी आपको इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो मेरे को लगता है कि ये वाला क्वेश्चन अगर आप ऊपर वाला 5 मिनट में अटेम्प्ट कर लेंगे, और इस वाले क्वेश्चन को भी हम कितने 5 से 7 मिनट में अटेम्प्ट कर लेंगे। थोड़ा बड़ा है तो इसको थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकते हैं हम, 15 नंबर का ये भी है। तो इसमें देखिए जो मैंने शीर्षक लिखा था, उसको वैसे ही शीर्षक लिखना है आपको। और दूसरा आपको इसमें क्या करना है, गद्यांश में भावार्थ अपने शब्दों में लिखना होता है। अब देखिए ऊपर अभी भावार्थ क्या होता है, भावार्थ मतलब उसका आप सार लिखना होता है कि उसका क्या अर्थ है, भाव क्या है उसके अंदर। उस कई बच्चे क्या करते हैं कि उसी को दोबारा रेप्लिकेट कराते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। भावार्थ अलग चीज है। भावार्थ में बेसिकली हमें उसमें क्या, उसमें भाव क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है, अपनी अंडरस्टैंडिंग। तो 2 से 3 बार इसे पढ़िएगा, दोनों ही कॉम्प्रिहेंशन को जब आप कवर करें तो पहले कम से कम 3 बार उसे पढ़ लेना, और पढ़ के ही फिर इसे अटेम्प्ट करना। तो इसकी वजह से हमने क्या लिखा, देखिए भावार्थ लिख दिया कि वो क्या उसका भाव है। तो 5 कितने नंबर का था ये भावार्थ, 5 नंबर का था। इसमें एग्जामिनर ने 3 नंबर दे दिए भावार्थ में। और लास्ट में हमारे रेखांकित उनका बताना था, तो 8 में से 4 नंबर इसमें भी दिए एग्जामिनर ने। तो 4 3 7 और 2 9, इसमें भी कितने 15 में से कितने नंबर मिल गए, 9 नंबर मिल गए। तो ये हमारा इस तरीके से। और ये जो चीजें हैं ना, ये मैंने स्ट्रेटेजी के हिसाब से किया कि ऐसे से अटेम्प्ट करेंगे तो मार्क्स बढ़ेंगे। सिर्फ वो नॉलेज लेवल में कोई बड़ी इंप्रूवमेंट नहीं था, केवल हमें स्ट्रेटेजी वाले पार्ट में जाकर किया। इतना हमने कर लिया। इसके बाद आप अगर समय मिले तो ट्रांसलेशन में चले जाइएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं आता, और आप उसे छोड़ भी सकते हैं क्योंकि 5 नंबर का है। तो लेकिन एक जल्दी से उसको करना है आपने, बहुत समय अपना खराब नहीं करना उसमें। और उसके बाद आपने क्या करना है अंत में, ये हमने क्या किया, ट्रांसलेशन के वाला जो पार्ट है वो किया। देखिए पूरे इसमें जो जो इंग्लिश वाले, जो इंग्लिश वाला 10 नंबर का था, तो 10 नंबर में से इसे अटेम्प्ट करेंगे तो 6 नंबर। कितने आपको कितने टाइम मिल जाएगा, ये जो हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आपने 5 से 7 मिनट अगर आप देंगे ना, इसको पढ़ना ही तो है, तो चलिए मान लिया 10 मिनट आप इसमें लगा देंगे। अब ये चीजें ऐसी आ रही है ना जो टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब इसके बाद जो भी चीजें होंगी वो टाइम कंज्यूमिंग होंगी। इसलिए मैंने आपसे कहा कि इनको लास्ट में अटेम्प्ट करना है। देखिए आपने इतना बड़ा पैसेज पढ़ना है, फिर उसमें 5 क्वेश्चन है वो देने, और कितने नंबर का, केवल 10 नंबर का है। तो हम इतना समय इसमें देंगे, और अगर पहले आपने इसको समय दे दिया तो आपका आगे के जो छोटा है, छोटे प्रश्न है और ज्यादा नंबर के हैं, वो छूट जाएंगे। इसलिए आप इनमें बाद में आइए, ताकि इन क्वेश्चंस में अगर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज भी हो जाए तो आपको ज्यादा फर्क ना पड़े। लेकिन आगे वाले जो क्वेश्चन है उनमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से ये क्या था, देखिए ट्रांसलेशन था, इसको रीराइट करना था इंग्लिश में। ये फिर हिंदी का इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन था। अभी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखिए 0 मार्क्स मिले मुझे, पता नहीं मैंने कुछ गलत सलत लिखा होगा, तो इसमें 0 मार्क्स मिले, और क्योंकि मैंने बिल्कुल लास्ट में अटेम्प्ट किया था।
अब ये देखिए ये वाले जो क्वेश्चंस हैं सार्वनामिक विशेषण, मैं सच बताऊं तो ये बहुत इंग्लिश हिंदी मीडियम वालों के लिए तो बहुत कठिन होते हैं क्वेश्चन। तो इसमें आप भी कोशिश कीजिए, आपने जितना भी पढ़ा है इसमें कुछ ना कुछ लिखा है। अब देखिए कई बार क्या होता है, देखिए इसमें 5 में से 5 नंबर मिले क्योंकि मेरे को ये वाला क्वेश्चन आता था, तो मैंने इसको अच्छे से लिख दिया, तो इसमें से 5 में से 5 नंबर मिल गए। ऐसे ही इस वाले में मेरी समझ में नहीं आया कितने मार्क्स मिले, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ नहीं दिखा रहा है। लेकिन फिर भी आपको करना क्या है कि इसको किसी तरीके से अटेम्प्ट कराना है। ऐसे ही ये हमारा देखिए क्या था, संधि विच्छेद था, इसको मैंने अटेम्प्ट किया तो इसमें मेरे को 3 ठीक है, 5 में से 3 ठीक है, तो 3 नंबर मिल गए होंगे इसमें। ये तो फिर ऐसा है कि आपने जितना आपको आता होगा। ऐसे ही देखिए समास वाला क्वेश्चन था, ये मैंने पढ़ा था अच्छे से, तो मुझे आता था, तो 5 नंबर का था, तो इसमें 5 में से 5 मिल गए। तो जो क्वेश्चंस आपको ना अच्छे से आते हो ना, आप अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि ये पेपर बहुत स्कोरिंग होता है, ये मैथमेटिक्स की तरह स्कोरिंग होता है। अगर आपने अच्छे से, अब देखिए ये मुझे आता ही नहीं था तो मैंने लिखा ही नहीं, तो समय भी कम था, आता भी नहीं था। इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखिए, शुद्ध रूप लिखना था, आता था 5 नंबर का, तो पूरा अटेम्प्ट किया, तो इसमें एक गलत हो गया, तो 4 नंबर इसमें मिल गए। ऐसे ही देखिए ये है फिर योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, इसमें ये भी मुझे आता नहीं था, मैंने कुछ कुछ लिखा है इसको, तो देखिए मुझे कुछ 1-2 नंबर इसमें मिल गए होंगे इसमें भी। ऐसे ही देशज शब्दों से क्या तात्पर्य है, देशज और विदेशी का, तो 5 नंबर का था कि मुझे आता नहीं था, तो 1 नंबर मिला, मैंने कैसे करके भी इसको अटेम्प्ट किया वहां पे। फिर ये 2-2 नंबर के हैं देखिए, अब ये मुझे नहीं आते थे, आते ही नहीं थे, और टाइम भी लास्ट में कम बचा था, तो 2 नंबर में से 0 नंबर। ये क्वेश्चन छूट ही गया, ये क्वेश्चन छूट गया, ये मेरी लिमिटेशन है। आपको एग्जाम में ये नहीं करना है, ये आपको पेपर छोड़ के नहीं आना है। देखिए 2 नंबर का ये छूट गया, सीधे 2 नंबर का ये छूट गया, उसके बाद 1 नंबर, तो क्योंकि मैंने पीछे ज्यादा शायद टाइम लगा दिया और यहाँ मेरे पास टाइम नहीं बचा फिर करने का इसको, तो ये 2 नंबर में से 1 नंबर इसमें मिला, इसमें भी देखिए 2 नंबर में से 1 नंबर। फिर बेटी बचाओ नारे का स्पष्ट करना है, तो 2 नंबर में से 1 नंबर। ऐसे ही सब में 2 में से 1-1 नंबर मिल गए। और क्योंकि मैं ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाया इस पोर्शन को, और मुझे आता भी नहीं था, तो जब आता नहीं था तो मैंने इसको जैसे तैसे अटेम्प्ट किया। ये देखिए तो छूट ही गए, क्योंकि तो टफ भी बहुत आते हैं, मेरे को आते भी नहीं थे, और ये टाइम भी मेरे पास कम बचा था, तो ये पेपर। लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि पेपर बिल्कुल छूटे ना, पेपर नहीं छूटना चाहिए, जितना अधिक से अधिक हो सके उसे अटेम्प्ट कर ही लीजिएगा। तो ये हमारा क्या था, हिंदी का हमारा पूरा पूरा पेपर था। मैंने आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से हम इस पेपर को टाइमली अटेम्प्ट करें, और पीछे से आगे की तरफ बढ़ें। पहले जिनमें कम लिखना है, ज्यादा मार्क्स के, उन्हें अटेम्प्ट करें। ये शुरू शुरू के जो 2-2 नंबर के हैं ना, ये बहुत दिमाग खाते हैं, और इनमें मतलब कई बार हमें आता नहीं है, हम लिख के भी आएंगे तो गलत हो जाएगा, तो ऐसे में ज्यादा समय क्यों बर्बाद करना है इन टॉपिक्स को। तो इनमें लास्ट का हम ज्यादा से आधे घंटे 35 मिनट्स देंगे, बाकी पोर्शन को हम ज्यादा समय देंगे। मैंने पिछली बार में क्या कहता है, इसको पहले अटेम्प्ट किया था, पहले वाले पोर्शन को, और इसमें मेरा लगभग 1 से सवा घंटा खा दिया था इसमें। 1 पॉइंट मतलब सवा घंटा, 1 घंटा 15 मिनट लग गए इसमें, और मार्क्स इसमें बहुत कम आए, जैसे इस बार कम आए वैसे ही तब भी कम आए। मुझे आता नहीं था, और मेरे को टेंशन और हो गई कि मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा इस पेपर को, तो इसलिए आप पीछे से इसको अटेम्प्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने ये कोशिश करी थी आपको समझाने की कि हिंदी प्रश्न पत्र जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है इस एग्जाम का, जिसमें 35% मार्क्स लाना कंपलसरी है, उसके अलावा हमारी कॉपी चेक नहीं होती, लेकिन ये भी जरूरी है कि उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर लाया जाए, ताकि हमें बहुत अच्छे मार्क्स इस पेपर में मिले, और हमारा मेरिट में भी ऊपर नाम आ पाए, इसलिए पेपर बहुत जरूरी है। तो मैंने कोशिश करी आपको समझा बताने की कैसे उसको अटेम्प्ट करेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। और मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, मेरा इस पेपर में नॉलेज लेवल में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ था, केवल मैंने 2012 और 2016 में अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी थी अटेम्प्ट करने की, तो मेरे 66 मार्क्स केवल इस पेपर में बढ़ गए थे। तो यही चीजें होती हैं जो हमें क्या करती हैं, कई बार मेरिट लिस्ट में हमारा नाम ऊपर लेके आती हैं। तो मैं आपसे, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ हेल्प मिलेगी कैसे हमें हिंदी का पेपर अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। और आप वैसे स्ट्रेटेजी देखिए हर किसी की अपनी होती है, आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। ये मैंने अपनी स्ट्रेटेजी समझाई थी, जिससे मुझे लगा था कि मुझे फायदा हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में से आपको हेल्प मिली होगी। कुछ और अच्छे वीडियोस के साथ मैं मेंस तक आपकी हेल्प करता रहूंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए। गुड बाय।